हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटा आई होप आपने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया होगा और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। इलेक्शंस में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने 5,77,500 जो वोट्स है वो रजिस्टर की एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर 3,48,700 वोट्स, और जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसने 3,48,700 वोट्स है वो सिक्योर की। अब हमने फाइंड क्या करना है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। मीनिंग कि हमने ये फाइंड करना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो कितने मार्जिन से इलेक्शंस जीत गया। तो हम कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर वोट्स इक्वल टू कितनी हमारे पास 5,77,500 and rival secured votes is equal to 3,48,700। राइट, अब हमने क्या लिखना है, सक्सेसफुल कैंडिडेट won the election by margin is equal to, क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास क्या गिवन है, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने 5,77,500 वोट्स सिक्योर की और उसके राइवल ने 3,48,700। अब हमने उसका मार्जिन निकालना है कि वो कितने मार्जिन से जो इलेक्शन जीत गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, 0 है, 0 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 से 0, फिर आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 और नीचे 7 है। अब हमें पता है कि 5 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, साथ ले नेबर से हम 1 बोरो लेंगे और यहाँ पे रह जाएगा 6 और यहाँ बन गया हमारा 15, और 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 8। अब 6 में से भी फिर हम 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तब नेबर से 1 बोरो लेंगे और यहाँ पे बन गया 16। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 8। अब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 2 एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 2। दैट मीन्स जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो 2,28,800 वोट से जीत गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, केटी बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of month। मीन्स जो कीर्ति बुक स्टोर ने कितने रुपीस की जो बुक्स है वो जून के फर्स्ट वीक में सोल्ड की, 2,85,891 एंड सेकेंड वीक में कितने रुपीस की सोल्ड की, 4,768। अब हमने ये देखना है कि कितनी सेल हुई, दोनों वीक्स को मिला के कितनी सेल हुई। अब हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक इज इक्वल टू ₹2,85,891
91 and books sold in the second week is equal to rupees 4,768। ठीक है, अब हमने ये देखना कि दोनों वीक्स को मिला के टोटल कितने रुपीस की जो बुक्स है वो सोल्ड हुई। तो हम क्या करेंगे, टोटल बुक्स सोल्ड इक्वल टू रुपीस। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड का साइन लगाते हैं। 1 + 8 9, 9 + 6 15, 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 7 16। यहाँ पे हमने 1 कैरी कर दिया। 1 + 5 6, फिर 8 + 0 8 एंड 2 + 4 6। मीन्स 2 वीक्स में जो बुक्स है कितने रुपीस की सोल्ड हुई, 6,86,659। अब उन्होंने क्या पूछा, हमारे पास क्या है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कि किस वीक में ज्यादा सेल हुई। तो हमें यहाँ से देखो दोनों वैल्यूज को अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता है कि जो 2 है वो स्मॉलर वैल्यू है और 4 ग्रेटर है। दैट मीन्स जो ग्रेटर वैल्यू है उसी वीक में ज्यादा जो बुक्स है वो सोल्ड हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेकंड वीक है वो उसमें ज्यादा बुक्स सोल्ड हुई। अब उसने कहा कि बाय हाउ मच, बाय हाउ मच का मीनिंग क्या होता है कि कितनी ज्यादा बिकी। तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आएगा कि जितनी वो ज्यादा बिक गई। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर वैल्यू थी, लेकिन हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटर वैल्यू ऊपर लिखते हैं। तो हम थोड़ी सी इसमें इक्वेशन में चेंजेस लेके आएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वीक की जगह पे हम यहाँ पे सेकेंड वीक लिख देंगे। इन द सेकेंड वीक रुपीज 4,768 और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड लाइन में बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक। $2,85,891। अब यहाँ पे लिखिए मोर बुक्स सोल्ड, मोर बुक्स सोल्ड इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 1 7, 6 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम नेबर से 1 बोरो लेंगे। यहाँ पे बन गया 16 और यहाँ पे 6 रह गया। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है 7, फिर 6 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, नेबर से 1 बोरो लेंगे। बट यहाँ पे देखो हमारे पास 0 है, तो 0 तो पहले ही कोई नंबर ही नहीं होता, तो हम यहाँ से 1 बोरो नहीं ले सकते। तो हम उसके नियरेस्ट जो नेबर है उससे हम 1 बोरो करेंगे। यहाँ से हमने 4 से 1 बोरो किया, यहाँ पे रह गया 3 और इसको हमने 10 बना दिया। और 10 से हमने यहाँ पे 0 को बोरो दिया, यहाँ पे बना 10 और यहाँ पे क्या रह गया 9। अब हमने 10 से 6 को एक बोरो देना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 16 और यहाँ पे रह जाएगा 9। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 8, फिर 9 में से 5 4, 9 में से 8 1 एंड 3 में से 2 1। दैट मीन्स जो ज्यादा बुक्स कितनी सोल्ड हुई सेकेंड वीक में, 1,14,877। बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर
that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. मीन्स कि हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5 डिजिट का डिफरेंस फाइंड करना है. लीस्ट का मीनिंग होता है स्मॉलर वैल्यू, ठीक है. और कैन बी रिटन यूजिंग, ये डिजिट्स लेने हमने कौन से, 6, 2, 7, 4, 3. हमने इन डिजिट्स को यूज करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है. और ईच ओनली वंस, मतलब कि जो नंबर्स हैं वो सिर्फ वंस टाइम ही रिपीट होना चाहिए. हमने क्या कि जो ये नंबर्स हैं हमने इनको सिर्फ एक ही बार लिखना है, दोबारा रिपीट नहीं करना. तो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू, अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, हमने पहले सीखा हुआ है. हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर नजर आ रहा है, 7 है, तो हम सबसे पहले 7 लिखेंगे. उसके बाद 6, देन 4, 3 एंड 2. ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलते हैं. अब हमने लीस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने हैं. आप लीस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी लिख सकते हो और लीस्ट भी लिख सकते हो. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू, अब लीस्ट 5 डिजिट नंबर में हम क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2. तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 6 एंड 7. अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब हमने सब्ट्रैक्शन भी सीखी है. 12 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आया, 5. अब यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया था, तो यहाँ पे हम 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नेबर से हम 1 बोरो लेंगे, तो यहाँ बन गया 12. अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 6. अब 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हम नेबर से 1 बोरो ले लेंगे, यहाँ बन गया 13. 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9. फिर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 2 एंड 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 5. तो इनका डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 52,965. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे. एक मशीन जो है उसकी एवरेज पे क्या है कि एक दिन में वो 2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है. हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ जनवरी 2006. अब हमने फाइंड करना है कि वो मंथ जनवरी में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करती है. अब देखो आपने ये देखना है कि जनवरी है हमारे पास, तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज. तो हमने लिखना है यहाँ पे स्क्रूज प्रोड्यूस इन 1 डे इक्वल टू 2825. अगर एक दिन में 2825 स्क्रूज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने फाइंड करना है कि 31 डेज में कितने प्रोड्यूस होंगे. तो 31 डेज में हमने फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, अगर आपको 1 डे की वैल्यू गिवन है तो उससे अबव की आपने फाइंड करनी है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को. हमारे पास क्या है, 2825 मल्टीप्लाई 31. अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, 1 5 = 5, 1 2 = 2,
1 8 जा 8, 1 2 जा 2। अब हम यहाँ पे नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 8 3 जा 24, 2 हमने यहाँ पे लगा दिया, ऊपर कैरी कर दिया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 5, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 7 15, इसका 1 हम यहाँ पे कैरी करते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 एंड ये आ गया 8। देखो अब 31 डेज में जो स्क्रूज है वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 87,575। ठीक है बेटा, तो 7 है। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर। एक मर्चेंट के पास, मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी, बिजनेसमैन, उसके पास 78,592 रुपीज है और उसने she placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each। और उसने एक ऑर्डर प्लेस करना है 40 रेडियो सेट्स का, ठीक है। और जो एक रेडियो है वो कितने रुपीज का है? 1200 का, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, कि परचेज करने के बाद उसके पास कितनी मनी लेफ्ट है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 रेडियो की कॉस्ट गिवन है ₹1200। अब हम पहले क्या करेंगे? 40 रेडियोस की कॉस्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी, जो उसकी कॉस्ट आएगी, उसको हम इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसके पास अमाउंट है मर्चेंट के पास, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन क्या से रखते हैं? कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इक्वल टू ₹1200। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इक्वल टू रुपीज। अभी मैंने समझाया था बेटा आपको लास्ट क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास 1 थिंग की वैल्यू गिवन हो तो हमने ज्यादा की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1200 को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 12 है और उसके साथ डबल 0 है और यहाँ पे 4 के साथ भी 0 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? इन जीरोस को पहले काउंट नहीं करेंगे। हमने 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 4 जा 48 एंड नेक्स्ट हम ये 0 साथ लगा देंगे। 1 2 3 तो क्या आ गया? 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 48,000। क्लियर? अब हमने इक्वेशन बनानी है मर्चेंट हैड अमाउंट इक्वल टू ₹78,592 एंड स्पेंट मनी, जो उसने खर्च की है। स्पेंट अमाउंट भी लिख सकते हो और मनी भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे अमाउंट ही लिख देते हैं। स्पेंट अमाउंट इक्वल टू कितनी है स्पेंड की उसने? 48,000। ये स्पेंट मनी हुई ना जो उसने 40 रेडियो सेट्स पे खर्च की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48,000। अब हमने फाइंड क्या करना था? मनी विल रिमेन विद हर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेन मनी इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसके पास कितनी मनी जो लेफ्ट है, कितनी उसके पास मनी बच रही है। अब 2 में से 0 माइनस करें 2, 9 में से 0 9, 5 में से 0 5, 8 में से 8 0 एंड 7 में से 4 3। अब देखो उसके पास कितनी मनी लेफ्ट है? 30,592।
592 rupees. 8th question है, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. अब एक स्टूडेंट जो है वो 7236 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करता है बजाय 56 से। उसने क्या करना था, 56 के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाय हाउ मच was his answer greater than the correct answer? अब हमने ये फाइंड करना है कि उसका जो करेक्ट आंसर था वो कितना ग्रेटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों वैल्यूज को 7236 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7236 को हमने 56 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 7 35 प्लस 1 36। नेक्स्ट रो में करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 6 6 36। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर कैरी कर देंगे। 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 6 2 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 43। अब देखो कि 65 के साथ उसने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ रहा है, 0। 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 एंड 4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 4,70,340। अब हम 7236 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 6 6 36, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 6 2 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 7 42 प्लस 1 43। अब हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। 5 6 30, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, नेक्स्ट 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 5 7 35, 35 प्लस 1 36। अब हम इनको ऐड करेंगे, क्या आया हमारे पास, 6, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10 एंड 1 प्लस 3 4। अब देखो हमारे पास कितना डिफरेंस है, यहाँ पे था 4,70,340 और यहाँ पे आ रहा है 4,05,216। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तभी हमें पता चलेगा कि करेक्ट जो आंसर है वो कितना ज्यादा है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जो उसने 65 के साथ मल्टीप्लाई किया है वो कितना ज्यादा है उसके करेक्ट आंसर से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे। 4,70,340, नेक्स्ट 4,05,216। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, हमें पता चलेगा कि कितना ज्यादा था उसका आंसर जो करेक्ट आंसर आया है। 0 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे रह गया 3
10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 4, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 3 में से 2 1। अब 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे 10 कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास रह गया 6। 10 में से 5 माइनस किए 5, 6 में से 0 6 एंड 4 में से 4 0। तो कितना डिफरेंस था उसका जो 65 के साथ उसने मल्टीप्लाई किया, 65,124। अब उसके करेक्ट आंसर से ये इतना ग्रेटर है उसका आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। उसके पास पूरा कपड़ा कितना है? 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर क्लॉथ में से हमने देखना है हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कि कितनी शर्ट्स है वो स्टिच की गई और कितना जो क्लॉथ है कपड़ा वो बच गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे 40 मीटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। देखो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 200। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 2 मीटर में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो कितने बन गए? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो हमारे पास टोटल कितना बन गया? 215 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हमारे पास 40 मीटर है, 40 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 40 मीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है, ठीक है। और 40 मीटर क्लॉथ है, मीन्स 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ है हमारे पास, और उसमें कितनी शर्ट स्टिच्ड होंगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, लिखेंगे क्लॉथ नीडेड फॉर स्टिच वन शर्ट इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। अब एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें 215 सेंटीमीटर की जरूरत है कपड़े की, है ना। तो हमें 4000 सेंटीमीटर में हम कितनी शर्ट्स बनाएंगे? तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब हम देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 215 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर इक्वल टू 1 शर्ट, ठीक है। अगर हमें 215 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो 1 शर्ट के लिए चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड कितने के लिए होगी हमारे पास? अगर हमें ज्यादा की वैल्यू गिवन होती है तो हम 1 की निकालनी हो, 1 की फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे 1/215 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे हम शर्ट्स लिखेंगे। क्लियर। अब देखो, अब हमने 4000 सेंटीमीटर में फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर। अब बेटा एक चीज है,
भी नहीं है, माइनर भी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से, ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जब हमें ज़्यादा गिवन होती है, कोई भी वैल्यू ज़्यादा की गिवन होती है, कोई भी कॉस्ट ज़्यादा की गिवन होती है, हमने 1 की फाइंड करनी होती है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर 1 की गिवन हो, ज़्यादा की निकालनी है, तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/215 मल्टीप्लाई 4000 शर्ट्स। ठीक है, अब ये देखो किस मोड में आ गया, 1 को 4000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 4000/215 शर्ट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 215 को 4000 के साथ डिवाइड करना है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। मैं थोड़ा सा ये पार्ट रेज कर दी हूँ ताकि आपको डिवाइड शो हो सके। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4000 को 215 के साथ डिवाइड करेंगे। 215 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 215। 400 के नीचे 215 आ जाएगा। 0 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम जैसे पहले करते हैं सब्ट्रैक्शन, हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, ये 10 बन गया, और यहाँ पे 9 और ये 3। मैं बेटा अब डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमने पहले काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ पे 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8, और 3 में से 2 1। अब हमने ऊपर से 0 कैरी करना है। अब ये फाइंड करना है कि 215 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1850 आए, या इससे स्मॉलर वैल्यूज के नियरेस्ट आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 है, लास्ट 1 प्लेस वैल्यू 5 है, तो हम देखेंगे कि किस वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 प्लेस वैल्यू 0 बनी। अब देखो हम करते हैं यहाँ पे 215 को 6 के साथ में मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 2 जा 8। अब ये हमारे पास देखो काफी स्मॉलर है 1850 से, तो मैं इसका जो नेक्स्ट 0 वाला है, अब जो 5 के टेबल में 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब 1 प्लेस वैल्यू हमारे पास 0 आती है। ठीक है, तो मैं 215 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 8 2 जा 16 प्लस 1 17। अब देखो ये मुझे काफी नियर लग रहा है, ये 1850 और ये 1720 है, बट फिर भी मैं आपको ये एक और आगे करके दिखाती हूँ। 215 को 9 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 प्लस 13, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। देखो अब ये जो है 1720 जो वो इससे स्मॉलर है और इसके नियरेस्ट है इंस्टेड ऑफ 1935। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 215 8 जा 1720। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 1। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया है ये क्या हो गया, शर्ट्स होगी कि हम 4000 क्लोथ में 18 शर्ट्स स्टिच कर सकते हैं, और हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, और क्लोथ कितना लेफ्ट है 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर जो है वो क्लोथ रिमेन है। ठीक है, आप 130 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप 130 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो मीटर में आ जाएगा और 30 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, ये बेटा आपका 9th क्वेश्चन का आंसर है। बेटा आई होप कि आपको आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे से, और फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने क्वेश्चन या डाउट्स जो भी आपके आप
पूछ सकते हो। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।